नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है। शाह और नड्डा से मुलाकात के बाद भी नहीं लौटे सीएम। जिस दिन आए उसी दिन अमित शाह जेपी नड्डा से मिले थे। सीएम के देहरादून वापसी का कार्यक्रम अचानक टल गया। गुरुवार को मुख्यमंत्री के देहरादून लौटने का प्रोग्राम था। सतपाल महाराज और धन सिंह को दिल्ली बुलाया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी, सीएम तीरथ किसी से नहीं कर रहे हैं मुलाकात। तो अभी इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ जानकारी है अभी नहीं पता चल पा रही, क्योंकि सीएम तीरथ सिंह रावत अभी किसी से नहीं मिले हैं। लेकिन इन सबके बीच जेपी नड्डा से मिलने वो पहुंचे हैं एक बार फिर से। जिस दिन तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे दिल्ली, उस दिन भी उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। फिर अगले दिन भी उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और आज तीसरा दिन है और आज भी मिलने के लिए पहुंचे हैं जेपी नड्डा से सीएम तीरथ सिंह रावत। सतपाल महाराज और धन सिंह भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। सतपाल महाराज और धन सिंह को दिल्ली बुलाया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है सीएम तीरथ किसी से भी मुलाकात अभी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है सीएम तीरथ सिंह रावत का। गौरव यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है? आज तीसरा दिन है सीएम तीरथ सिंह रावत का, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि किस चीज को लेकर बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, बताएं कि परसों तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद परसों रात लगभग 12-1 बजे करीब मुख्यमंत्री ने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की थी और क्या कुछ चर्चा रही उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। कल हमने पूरा दिन उनको देखा, वो पूरा दिन अपने आवास में ही बने रहे और आज सुबह से भी वो आवास पर ही थे। फिर अचानक वो अपने आवास से निकले और जेपी नड्डा के जो अध्यक्ष है उनके घर पर पहुंचे हैं। और अभी तक संशय बना हुआ है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग साफ तौर पर कह चुका है कि चुनाव कराना मुश्किल है। उसी को देखते हुए जो पार्टी है वो पूरी तरीके से अपनी रणनीति तैयार करने पर लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं धन सिंह रावत और सतपाल महाराज, उनको भी कॉल किया गया था, जिसमें सतपाल महाराज यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार जो पार्टी के जो आलाकमान है वो लगातार एक भूमिका बनाने की तैयारी कर रहा है। समझने वाली बात यह है कि अचानक एकाएक लगभग 1.5 दिन बाद फिर से एक बार मुख्यमंत्री पार्टी अध्यक्ष से मिलने आए हैं और अब कुछ बाहर निकलने के बाद कुछ अहम बात बता सकते हैं यदि बात करते हैं तो। लेकिन एक संशय की जो स्थिति है, इस तरीके का ये पहला दौरा है जब पार्टी पूरी तरीके से शांत है, किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं आ रही। हमने कई बार कोशिश की अंशिका, लेकिन मुख्यमंत्री भी कुछ भी बोले नहीं और वो अपने आप निकलते चले गए। सबसे बड़ी चीज ये है कि उपचुनाव होना है और 9 सितंबर तक कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उसके बाद चुनाव या तो ये पद पर रहेंगे या कुछ और पार्टी देखती है। लेकिन ये चीज देखनी बहुत जरूरी है कि 6 महीने के समय में जरूर चुनाव करना है और यही वजह है कि इस समय ये 1.5 दिन से अपने घर पर बैठे हुए और अब यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं गौरव। लेकिन इन सब के बीच जिस दिन आए थे तीरथ सिंह रावत, उस दिन उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। दूसरे दिन भी वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और आज तीसरा दिन है मुलाकात करने वो पहुंचे हैं। इन सब के पीछे आखिर मायने क्या है? क्या वाकई चुनाव को लेकर ही लगातार बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ पार्टी में, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया और वहीं उनका कार्यकाल लगभग 3 महीने का पूरा होने वाला है और उस 9 सितंबर को तक उन्हें कहीं ना कहीं से चुनाव लड़कर विधानसभा जीतना होगा। और यही कारण है कि किस सीट से उन्हें लड़ाया जाए, इस पे मंथन चल रहा है। गंगोत्री सीट से कहा जा रहा है, जहां पर सूत्रों की माने तो गंगोत्री सीट का नाम सबसे ऊपर आ रहा है जहां से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन वहां पर क्या कुछ अटकलें हैं, क्या कुछ सिनेरियो बनता है, इस पर चर्चा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो चुनाव आयोग इस बात की उपचुनाव की परमिशन देता है या नहीं देता, क्योंकि कहा जाता है जब 1 साल से कम का समय रह जाता है तो चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, मुख्य चुनाव में ही जाता। तो ऐसी यदि परिस्थिति होती है, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता है,
कब किस पथ पर जाया जाएगा, किस तरीके किस तरह से पार्टी को रहना है, पार्टी चलेगी, उस सब का मंथन चल रहा है। और वही मंथन के लिए पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनको बुलाया गया है और वो उनका इंतजार भी किया जा रहा है। लगभग 1.5 दिन तक मुख्यमंत्री केवल अपने आवास पर ही रहे, उन्होंने किसी से बात नहीं की, किसी से मुलाकात नहीं की और अचानक 1.5 दिन बाद वो अपने घर से निकले और सीधे पार्टी अध्यक्ष के घर पे आए हैं और सीधे कॉल किया गया है। अब देखना यह होगा कि यहां से निकलने के बाद क्लियर होता है कि उपचुनाव को लेकर क्या कुछ वो घोषणा कर सकते हैं या देहरादून जाकर उपचुनाव की तैयारी कर सकते हैं, किस सीट से लड़ सकते हैं। ये कई सारी अटकलें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। जी चलिए ठीक है गौरव, हमारे साथ फहीम तन्हा भी जुड़े हैं, रेजिडेंट एडिटर। फहीम, देहरादून में 3 दिन से मौजूद है तीरथ सिंह, माफ कीजिएगा, दिल्ली में 3 दिन से देहरादून के सीएम मौजूद हैं तीरथ सिंह रावत, और उनका प्लान था कि वापस देहरादून वो लौटे, लेकिन अचानक से टाल दिया गया इस प्रोग्राम को। इसके पीछे के मायने क्या कुछ समझें? देखिए, सीएम के इस दिल्ली दौरे को लेकर के अलग अलग तरीके की बात कही जा रही है। इसके मायने तो स्पष्ट तौर पर अगर कहें तो पार्टी संगठन की तरफ से भी या सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। ज्यादातर इसमें कहें एक तरीके से खामोशी है कांग्रेस माफ कीजिए बीजेपी के अंदर। स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ इतनी बात कही जा रही है कि पार्टी संगठन के आगे कामकाज को लेकर के, चुनाव की रणनीति को लेकर के दिल्ली में सीएम है और पार्टी के नेताओं से बात कर रहे हैं। लेकिन पार्टी नेताओं से इस रणनीति को लेकर के बात करने का जो एजेंडा स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा रहा है। और सीएम के इस तरह से, क्योंकि कल शाम को लौटना था और नहीं लौटे हैं, तो अलग अलग तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। विपक्ष सीधे तौर पर इस बात का आरोप लगा रहा है कि बीजेपी आलाकमान अब सीएम का नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी में है या कोशिशें तलाश रहा है। ये सीधे तौर पर विपक्ष का कहना है, आरोप है एक तरीके से। और इस आरोप को खारिज हालांकि बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं स्पष्ट तौर पर मिल रहा है कि सीएम अगर दिल्ली हैं तो किस एजेंडे को लेकर के हैं। और ये स्पष्ट तौर पर जब चीजें सामने आती हैं तो और फहीम, विपक्ष के इन आरोपों की सच्चाई तो समय आने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन क्या अभी कोई जानकारी मिल रही है पुख्ता कि कब लौटेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत? देखिए, अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है कि सीएम कब लौटेंगे। देर शाम को कल हमने उनके जो मुख्य सलाहकार हैं शत्रुघ्न सिंह, उनसे बात की थी और उन्होंने इतना कहा कि अभी रुक रहे हैं, कुछ काम है, लेकिन कब तक लौटेंगे और किन किन से क्या मुलाकात होनी है वो अभी जानकारी नहीं दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वो रुकेंगे। तो जाहिर सी बात है कि स्पष्ट तौर पर नहीं कोई चीज बाहर आ रही है कि आखिरकार बात क्या है। और लेकिन सियासी गलियारों में इस दौरे को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं, कयास हैं और मुख्य तौर पर सबके सामने है। इसमें कोई लगी छुपी बात नहीं है कि सीएम को अपना चुनाव लड़ना है, 9 सितंबर तक उनको विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होना है। लेकिन कैसे होंगे ये बड़ा पेच है, क्योंकि निर्वाचन आयोग 5 मई को अपने आदेश में ये कह चुका है कि कोरोना काल में उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। कई राज्यों का उसमें जिक्र किया गया है आदेश में। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में अगर उत्तराखंड में अधिसूचना जारी होती है तो फिर दूसरे राज्यों के लिए भी रास्ता खुलेगा जहां पर उपचुनाव होने हैं। ये तमाम तरीके के उसमें तकनीकी पेच है। तो बहरहाल इसको लेकर के जो अभी कयास हैं कि उसको लेकर के बीजेपी आलाकमान में मंथन है कि आखिरकार कैसे आगे हो, और अगर निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है तो उसकी क्या सूरत होगी, क्या केवल उत्तराखंड में होंगे या दूसरे राज्यों में भी जहां पर होने हैं, जहां पर आवश्यकता है और अभी बंद है, वहां पर भी होंगे। तो तमाम तरह की चर्चाएं हैं जिसको लेकर के आलाकमान बीजेपी में भी शायद मंथन हो रहा होगा। इसको लेकर के कयास जो हैं विपक्ष के अंदर, चाहे आम आदमी पार्टी के आरोप हो या कयास हो या चाहे कांग्रेस के, वो सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल अभी स्पष्ट तौर पर नहीं है, लेकिन बड़ी एक सन्नाटा सा है उत्तराखंड की राजनीति में। एक तरफ सरकार को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, उधर कांग्रेस का भी आप हाल जानती हैं कि दिल्ली में किस तरीके का मंथन और घमासान मचा है। तो एक तरीके से कहें कि जो उत्तराखंड का राजनीतिक जो दिशा है वो अभी बहुत खालीपन से गुजर रही है इस समय, और बड़ी अलग अलग प्रश्न और खामोशी में अलग अलग प्रश्न लोगों के जहन में तैर रहे हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं फहीम। हमारे साथ गौरव भी जुड़े हुए हैं। गौरव, धन सिंह और सतपाल महाराज को भी बुलाया गया है, तो क्या हम इसको जोड़ सकते हैं इस पूरे एक्टिविटी से कि एक तरफ 3 दिन से तीरथ सिंह रावत मौजूद है यही राजधानी दिल्ली में, और इस बीच धन सिंह और सतपाल महाराज को भी बुलाया गया है, तो कैसे जोड़े इन दोनों ही चीज को? जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, समझने वाली चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री का काफिला एक बार फिर से निकलना शुरू हो गया। आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी चीज़ 2 पहलू हैं कि यदि चुनाव आयोग चुनाव कराता है, उपचुनाव कराने के लिए तैयार हो जाता है तो क्या रहेगा, और यदि उपचुनाव नहीं कराते हैं
तो किस तरफ जाना होगा, एक पाथ तो तैयार करना ही होगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी शायद मुख्यमंत्री की जो मुलाकात है वो शायद जेपी नड्डा जी से हो चुकी है, वो बाहर आ रहे। अब समझना यही है कि अंशिका सबसे बड़ी चीज कि किस तरीके से किस तरफ जाएंगे, क्या रहेगा चुनाव आयोग यदि चुनाव कराता है तो क्या कुछ रहेगा और नहीं कराता है तो क्या कुछ रहेगा, क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चुनाव होना बहुत जरूरी है, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधानसभा का सदस्य होना भी जरूरी है। और ऐसे में यदि वो सदस्य चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर वो कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे, और यदि चुनाव लड़ते हैं तो फिर किस तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी फिलहाल ये मुख्यमंत्री वहां से निकल चुके हैं जेपी नड्डा की आवाज से, और हम भी उनका पीछा कर रहे हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि लगातार काफिला मूव हो रहा है, और अंशिका सबसे बड़ी चीज कि मुख्यमंत्री का ये 2 दिन से लगातार यहीं थे, और उसके बाद अब यहाँ से निकलकर फिर से वो जा रहे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, क्या कुछ मुलाकात हुई है इस पे अभी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं गौरव, आप बने रहिए और लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर कि आखिर किस तरीके से अभी जेपी नड्डा से मुलाकात कर बाहर निकले हैं तीरथ सिंह रावत, और बातचीत करने की कोशिश लगातार गौरव आप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ फहीम भी जुड़े हुए हैं, फहीम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फहीम, अभी निकले हैं जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद तीरथ सिंह रावत, और लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि उनसे किसी तरह बात किया जाए और जानकारी ली जाए कि आखिर क्या कुछ बातचीत चल रही है। इन सब के बीच फहीम, विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमर कस ली गई है, जीत को लेकर तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, मीटिंग्स किए जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? बयानी कि बिल्कुल भी कुर्सी छोड़ने के चांस में भारतीय जनता पार्टी नहीं रखना चाहते किसी को भी, और अभी से ही रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए, बीजेपी के सामने इस चुनाव में एक बड़ी चुनौती इस बात की है कि 2017 में जिस तरीके से 57 सीटें, यानी कुल 70 में से 57 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी, और सिर्फ 13 सीटें विपक्ष के पास रही, उसमें से भी 2 निर्दलीय, फिर वो एक तरीके से बीजेपी को ही समर्थन रहता है। तो एक जो 57 का प्रचंड बहुमत रहा है, वो चुनौती है 2022 में उस सीट को बरकरार रखना है। और इसीलिए जो चिंतन शिविर हुआ है रामनगर में, उसमें 60 सीटों का लक्ष्य रखा गया है, यानी 57 से अधिक बढ़ करके रखनी है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतना बड़ा लक्ष्य सामने रखना है और उसको अचीव करना है, तो फिर कदम भी उसी तरीके से बढ़ाने होंगे, और वो संगठन के लिए बहुत बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसे में फिर अगर दूसरा पहलू अगर हम देखते हैं, इस वक्त जो मौजूदा तस्वीर है सरकार के भीतर और संगठन की सरकार को लेकर के, वो एक सवाल खड़े कर रही है, वो संशय पैदा कर रही है कि ऐसी स्थितियां में, क्योंकि मार्च में परिवर्तन हुआ, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उस पर भरोसा किया गया। अब हालत इस समय स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है कि आखिरकार सीएम का दिल्ली में क्या कुछ डिसीजन हो रहा है, उनके चुनाव को लेकर के क्या, और आगे क्या तस्वीरें होंगी। ऐसे में पार्टी संगठन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो 60 का लक्ष्य है, पुराना जो लक्ष्य है 2017 में जो अचीवमेंट था, उस अचीवमेंट को बरकरार रखना है, वो कैसे होगा। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अपनी जगह काम करता ही है, कोरोना काल में देखें, दूसरी और चीजों में देखें, तो बड़ी चुनौती। बहुत सी फैक्टर्स हैं जो चुनाव के समय काम करते हैं, और ऐसे में बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, आप हमारे साथ जुड़े। गौरव आपका भी बहुत शुक्रिया, फहीम आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल वेलहम बॉयज स्कूल के प्रबंधक, प्रिंसिपल और उप प्रिंसिपल के खिलाफ डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को खाने में हलाल का मीट परोसा गया है। इसके लिए बाकायदा टेंडर भी पास किया गया है। बता दें कि बजरंग दल की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि वेलहम बॉयज के खिलाफ बजरंग दल ने स्कूल का घेराव कर विरोध भी दर्ज किया है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि टेंडर की प्रक्रिया तत्काल निरस्त नहीं की गई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि देहरादून के 90% विद्यालय हो, रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, सब में हलाल का मीट चल रहा है। वास्तव में जो ये हलाल की प्रक्रिया है, ये बेहद क्रूरजनक है, और इसके ऊपर लगातार, और ये हलाल जो है हिंदुओं के लिए पूरी तरह से वर्जित है, हराम है। वैसे तो मांस हिंदुओं के लिए वर्जित ही है, लेकिन हलाल तो पूरी तरह से वर्जित है। और स्कूल के द्वारा एक टेंडर प्रक्रिया की गई। उस टेंडर प्रक्रिया में उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि पोएट्री एंड मीट हलाल। तो वो जो टेंडर नोटिस है वो अपने को प्राप्त हुआ। टेंडर नोटिस के आधार पर हमने स्कूल प्रशासन से
उग्र आंदोलन की पेशकश की कि भाई अगर आप इस प्रक्रिया को, आपके पास झटके भी की भी प्रक्रिया रही होगी पुरानी, तो आप वो हमें दिखा दें। तो उनके पास कोई संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर हमने स्कूल के खिलाफ आंदोलन किया। स्कूल प्रशासन तो हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका और अपना आक्रोश जताया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य निर्माण में उत्तराखंड आंदोलनकारियों की अहम भूमिका रही है, लिहाजा सरकारी नौकरियों में उन्हें दोबारा आरक्षण दिया जाए। उनका कहना है कि सरकार ने 2018 में एक अध्यादेश लाकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण निरस्त कर दिया था। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2022 जहां बेहद नजदीक है, तो वहीं आम आदमी पार्टी एक के बाद एक मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का मामला हाई कोर्ट में सन 2011 से विचाराधीन था और तब से लेके अब तक, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे भाजपा सरकार रही हो, इन्होंने बहुत लचर पैरवी करी और मार्च 2018 में ये जो निर्णय ये निरस्त कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। तो सबसे पहली चीज़ कि इसको निष्क्रिय बनाने के लिए हमारी सरकार या तो कोई एक्ट लाती या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करती। देखिए, राज्य आरक्षण वापस करो। तो इस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और चीन से लगने वाले बॉर्डर की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। अब देहरादून की तर्ज पर प्रदेश के सभी जिले डायल 112 योजना के तहत जिलों में लगे सीसीटीवी कैमरे का वीडियो अपने कंट्रोल रूम की वीडियो वॉल पर लेकर आएंगे, यानी कंट्रोल रूम वॉल पर देख सकेंगे। और इस पर फैसला लेते हुए पुलिस महानिदेशक ने जिलों के कप्तानों को निर्देशित भी कर दिया है। सरकारी कैमरे होते हैं विधायक निधि से और पार्षद निधि से और अन्य निधि से जो लगते हैं कलेक्टर निधि से, और बाकी जो प्राइवेट कैमरे होते हैं जैसे मॉल्स के वगैरह, तो इन सबको एक इसमें लेकर इसकी आईपी और कनेक्टिविटी लेकर इसको एक वीडियो वॉल पे जो हम डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में लाएंगे, तो पूरे जनपद को हम एक वीडियो वॉल पे देख सकेंगे, ताकि जिसको क्राइम में भी हेल्प होती है। अगर कोई क्रिमिनल कहीं से भागा हो तो उसकी नंबर प्लेट डिटेक्ट करना, या कहीं गाड़ी चोरी हुई हो तो वो कहीं मार्केट की मतलब सर्विलांस, आप वहाँ कंट्रोल रूम में बैठ के सर्विलांस भी कर सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा, बैंक के आगे, ज्वेलरी शॉप के आगे, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। सरकारी कैमरे उत्तराखंड में यूं तो गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन दिनों बिजली कटौती से लोग बहुत परेशान हैं। 24 घंटे में 24 बार से ज्यादा लाइट काटी जाती है, जिससे लोग गर्मी में रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर चिलचिलाती धूप और तेज धूप के चलते गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके अधिकारी लोगों को भीषण गर्मी में जमकर परेशान कर रहे हैं। एसडीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर लोगों को बिजली कटौती की समस्या से निजात दिलाने के सख्त निर्देश दिए। आपके द्वारा भी और बहुत ही जनप्रतिनिधि द्वारा भी मेरे संज्ञान में आया है कि बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके लिए एक्सियन विद्युत है, उनसे मेरी वार्ता भी हो चुकी है, तत्काल इसका निराकरण किया जाएगा। मैम, वजह सामने आई बिजली कटौती की, क्या वजह? देखिए, एक तो गर्मी है, तो गर्मी में जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बिजली की, तो इसको लोड मैनेजमेंट के लिए उनके कारण उनको विद्युत विभाग को करना पड़ता है। दूसरी बात, अचानक से जब आपका बिजली का अचानक से डिमांड बढ़ता है तो उसमें फॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए भी आपकी बिजली की प्रॉब्लम आ रही है। तो विद्युत विभाग है वो उसको ध्यान दे रहे हैं और जल्दी मेरे द्वारा भी उनके ऊपर उनको आदेशित कर दिया गया है कि तत्काल इसकी कार्रवाई की जाए। आपके द्वारा भी और बहुत। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।